घूमने के लिए किससे परमिशन लेके भाई? परमिशन नहीं लिया फिर मना करते रहे, बोला आ जाएंगे घंटे में। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जहाँ व्यवस्था कर रहा है यहाँ से भेजने की, कल इतवार है, कल की व्यवस्था कुछ बना रहे हैं यहाँ से भेजने के लिए, पूरा दिन है न्यूज क्या दिया नहीं? नाम लिखिए मत कीजिए। रुद्रपुर गया था, हैं? रुद्रपुर गया, 1 घंटे में बोला आ जाए। नहीं सर नहीं, अभी तक नहीं। फिर भी चला गया। अरे बोलने दीजिएगा ना। ये को बोलिए क्या हुआ? बोरा को बुलाओ ना फोन करके। हेलो बोला जी, कनेक्टर में आओ जल्दी, जाना है। जब बोला है कि सुबह ऑन करके रख दिया करो इसे। हाँ ऐसे तो चल ऑन करके छोड़ दिया करो, सिर्फ बोर्ड में डाल दिया करो फिर और क्या। तो आपका आज कौन सा दिन है? 7, आपका ये तो है 7 से 16 जी। आज हो गई 10 11 14 दिन है आपका जो है। अच्छा अच्छा, इन लोगों को डेली पॉलिटी पर विजिट करवाइए, डेली पॉलिटी पर विजिट करवाइए। विजिट का है इनका शेड्यूल। आप यहाँ पे आए हैं तो मैं अभी डीन साहब से जरा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन लोगों को जो है अपने जितने भी सेंटर हैं, चाहे मशरूम का हो, CRC हो, देखा ना शेड्यूल, VRC हो, इनको भले ही शेड्यूल में ना हो डॉक्टर साहब, इनको विजिट करवा शेड्यूल देना। में सब है। हाँ। और इनको क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग, ये है ना, शैक्षणिक डेयरी एवं गुणमाप का भ्रमण, हो गया, हाँ, और यहाँ पर केटेक विश्वविद्यालय के विभिन्न सब सेंटर शोध केंद्रों का भ्रमण। सबका कराया जाएगा। क्योंकि एक कहावत है, इफ यू हियर यू फॉरगेट, आप शुरू करो ना। इफ यू सी यू बिलीव, है ना, एंड इफ यू डू यू लर्न। यानी कि आप सिर्फ सुनते हैं तो कुछ समय बाद उस चीज को भूल सकते हैं। आप 1:30 बजे तक इनको एंगेज करना आप। हाँ ठीक है। और अगर आप इफ यू सी यू बिलीव इट, अगर आप किसी चीज को जैसे भ्रमण करेंगे, अरे हवा आ रही ठंडी भाई, तो आप क्या करेंगे जब विजिट करेंगे तो उन चीजों को जब देखेंगे तो आपको विश्वास होगा कि हाँ ये चीज संभव है, की जा सकती है और हम भी कर सकते हैं। इसलिए विजिट करवाई जाती है, उनको बोलते हैं एक्सपोजर विजिट्स, है ना। आप लोगों को एक्सपोज करने के लिए, दिखाने के लिए, और सरकार या जो संस्थाएं हैं, केवी के हैं, कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे डेमो यूनिट लगाते हैं, है ना, डेमोस्ट्रेशन यूनिट जो लगाते हैं, तो वो इसलिए लगाई जाती हैं कि आप जाएं, देखें, खुद वहाँ जाके देखें। तो जब लाइट तो नहीं गई है, देखिए जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, आप देखेंगे कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। मानव सभ्यता का विकास तभी संभव हो पाया जब मनुष्य ने खेती और पशुपालन शुरू किया। उसके पहले मानव बिल्कुल क्या था, असभ्य था, असभ्य प्राणी, बाकी जानवरों का ही था, उसमें ज्यादा फर्क नहीं था। तो पहले मनुष्य क्या करता था, उसको पहले बोलते थे हंटरर गैदरर। उसका पूरा टाइम सिर्फ अपने लिए भोजन की जुगाड़ में निकलता था, क्योंकि उस समय कल्टीवेशन नहीं थी, फसलों का बोना उगाना उस समय नहीं होता था, है ना। अच्छा लगा दिया, देखता हूँ उसमें कहीं मुझे लग रहा है कहीं पेन ड्राइव तो नहीं बदल गई है, पेन ड्राइव बदल गई होगी तो उसमें वो चीज़ होगी, दूसरी चीज़ मिलेगी। देखता हूँ क्या है इसमें, कंप्यूटर चलिए बकरी पालन आ गया, इसमें डेयरी पालन आ गया है, मुर्गी पालन आ गया है। इसमें एक और प्रेजेंटेशन था वो उसमें छूट गया है, आप जो आपसे समझ था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो मानव सभ्यता की शुरुआत तब हुई जब मनुष्य ने खेती करना सीखा, एक जगह रह के, पहले घूमता रहता था, और दूसरा उसने क्या किया, पशुओं का पालतूकरण शुरू किया। तो कोई आपसे पूछे इसका क्या महत्व है, खेती पशुपालन का महत्व क्या है, तो बताइएगा कि इन्हीं दोनों की वजह से खेती और पशुपालन एक ही चीज है, उसी की वजह से मानव सभ्य बना है। ये मानव सभ्य था ही नहीं इससे पहले, है ना। तो
विभिन्न पशुओं का पालतूकरण, विभिन्न फसलों का उगाना जो है अलग अलग समय में पिछले 10-12 हज़ार साल में सब शुरू हुआ है, ठीक है। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग, और ज़्यादातर ये एक जगह बोलते हैं क्रिसेंट बोलते हैं, तो उस जगह पे ये वेस्ट एशिया की जगह, वहाँ पे ज़्यादातर पशुओं का पालन हुआ। अलग अलग पशु अलग अलग जगह पे, जैसे मुर्गी का हमारे देश में शुरू हुआ जो पशुपालन जो है। अब जी सर, जी सर, हेलो सर, हाँ जी सर, सर एक ट्रेनिंग क्लास है फिशरीज में सर। हाँ सर, वहां पे आ गया सर, बताइए सर। नेट अच्छा अंसारी से चलवा लीजिए, नहीं सर भेज, किसी को भेजो जरा, तीन को क्या? हाँ मुकेश जी, अच्छा अच्छा, जीपीएस फोटो वहाँ जाके बोर्ड का अच्छा से ठीक है सर। 2-3 को ले लीजिएगा अच्छा से। अब बात आती है कि खेती के साथ पशुपालन क्यों करें या मत्स्य पालन क्यों करें। देखिए खेती जो होती है वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होती है, खुले में होती है और पूरी तौर पे वो प्रकृति पर निर्भर होती है। सर्दी, गर्मी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, है ना, बेमौसमी बारिश, बेमौसमी और दूसरी चीजें। भले ही आप लोगों को पता होगा कि सरकार ने कृषि बीमा भी शुरू कर दिया है, पशु बीमा शुरू कर दिया है, जैसे इंसानों का बीमा होता था, और वो सरकार उसको प्रमोट कर रही है। तो आप लोग भी बीच बीच में मुझे जो चीज़ याद आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि जानकारी देखिए दुनिया में अब क्या हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन एरा है, एरा मतलब युग, और इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, ये सूचना का युग है ना। यानी कि जो आदमी जितना ज्यादा सूचित रहेगा वही आदमी हमेशा फायदे में रहेगा, वही स्मार्ट होगा, वही चालाक। स्मार्टनेस को अंग्रेजी में चालाक, हिंदी में चालाक बोलते हैं। तो चालाक मतलब चालाक नहीं, स्मार्ट, यानी कि जो अपने समय के हिसाब से अपने आप को तब्दीली करके चलेगा। समय दुनिया में सबसे बड़ी बलवान चीज क्या है? समय है। और जो आदमी समय की कदर नहीं करेंगे, समय के साथ नहीं दौड़ेंगे, वो क्या होगा? वो पिछड़ जाएंगे। तो हमको पिछड़ना नहीं है। तो सूचना आई, सूचना के साथ में सूचना तकनीकी आ गई है। अब सूचना तकनीकी के जमाना है ना। आप मोबाइल पे एक क्लिक दबाएंगे, सारी धरती दुनिया की सूचना आपके सामने होगी। क्या पहले संभवता नहीं था। तो अब जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो हमें उसका क्या लेना है? फायदा उठाना है। तो चाहे सूचना प्रौद्योगिकी का मामला हो, चाहे खेती पशुपालन का जमाना हो। देखिए परंपरागत तरीकों के दिन लग गए, परंपरागत खेती और परंपरागत पशुपालन के दिन जो है क्या हो गए हैं, वो लग चुके हैं। आप उनको करेंगे तो आप परिवार का पेट पालन तो कर लेंगे, गुजर बसर तो कर लेंगे, लेकिन जिस हिसाब से आपको इनकम होनी चाहिए वो इनकम आप नहीं कर पाएंगे। सरकार भी क्या चाह रही है आप लोगों से कि आप अपने खेती के पशुपालन के तौर तरीके बदलें, आप आगे बढ़ें, और उसके लिए सरकार बड़ी मदद कर रही है। दुनिया भर की योजनाएं परियोजनाएं आ रही हैं, हर क्षेत्र में आ रही हैं। आपको पता ये भी रहना चाहिए कि जितनी भी योजना परियोजनाएं किसानों से के लिए आती हैं उनका संचालन कौन करता है? प्रदेश सरकार के जो विकास विभाग हैं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, उनको लाइन डिपार्टमेंट्स बोलते हैं। तो उसमें मुख्यतः जो किसानों से जुड़े हुए हैं वो क्या क्या हैं? कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, रेशम विभाग, उद्यान विभाग। तो जितनी भी इन विभागों से संबंधित योजनाएं परियोजनाएं हैं भारत, चाहे वो सेंट्रली फंडेड हो, केंद्र पोषित हो, या स्टेट फंडेड हो, राज्य सरकार द्वारा, वो सारी स्कीम्स का संचालन जो है वो ये विभाग ही करते हैं। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? आपको करना ये जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। अब आपको अगर खेती से संबंधित परियोजनाओं का लाभ उठाना है, पॉली हाउस का लाभ उठाना है, ट्रैक्टर लेना है, कोई यंत्र लेना है, कृषि विभाग के पास जाइए। बहुत पैसा सरकार दे रही है। और कोई बात नहीं, चलिए। पशुपालन विभाग 13,650 करोड़ रुपए भारत सरकार ने एलोकेट किया है। किसके लिए किया है? कि जानवरों में जितनी भी प्रमुख बीमारियां हैं, खासतौर से 2 बीमारियां जो बहुत परेशान कर रही थी जानवरों के लिए, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने
पूरे भारतवर्ष के गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी के लिए वैक्सीनेशन, मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए प्रावधान किया है। अब होता है क्या है, वो पशुपालन विभाग के लोग जाएंगे वैक्सीन लगाने के लिए, तो कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो घाटे में कौन रहेगा? उनको बहाना मिल गया, साहब वैक्सीन लगवाते नहीं है ना। तो आपको उनकी योजना परियोजनाओं का लाभ उठाना है। ऐसे ही पशु बीमा, पशु विक्रमीकरण, पशुओं को कीड़े की दवा। देखिए, अगर आप पशुओं को कीड़े की दवा नहीं दिलवाते हैं, हर राज्य सरकार ये कोशिश करती है कि उनके राज्य में जितने भी पशु हैं उनका साल में 3 से 4 बार क्या होना चाहिए? विक्रमीकरण होना चाहिए, डीवर्मिंग होनी चाहिए। और पशुओं की ही नहीं, इंसानों की भी होनी चाहिए। तो भारत सरकार ने वो स्कीम चला रखी है स्कूलों में कीड़ी की दवा पिलवाने की है। हाँ, तो अब पोलियो भी है। अब बताइए, पोलियो जैसी चीज जो दुनिया से आज से 20-30 साल पहले गायब हो गई है ना, तो वो हमारे यहाँ से भी गायब हो जानी चाहिए थी। लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया, अफगानिस्तान पाकिस्तान में आज भी है। तो हमें अब 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो से जिसको पोलियो होगा बेचारे का, तो उसका तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हाथ में पैर में लूला लगड़ा हो गया बेचारा जो है ना, अच्छा खासा। तो सरकार फ्री दवा पिला रही थी, लोग भी पिलवा रहे हैं जो है ना। तो हम भटक जा रहे हैं बीच बीच में मुद्दों से, लेकिन बात जो है काम की ही हो रही है। जो पेट के कीड़े होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप कभी डिस्कवरी देखना। एक जानवर, जंगली जानवर होता है जिसको बोलते हैं मूस। मूस होता चूहा नहीं, बड़ा जानवर होता है मूस, ठीक है। मूस जो होता है उसके अगर कीड़े हो जाए शरीर में, तो मूस के को क्या होता है, उसके दिमाग ऐसा हो जाता है कि उसको ये याद नहीं रहता उसको कि कौन सा जानवर मेरा शत्रु है, कौन सा जानवर मेरा मित्र है। तो वो क्या करेगा, जो उसके शत्रु जानवर हैं, अब जैसे भेड़ बकरी किसकी ओर चल दे, बजाय इंसान के पास जाने के, इंसान अपने पास बुलाए और भेड़ बकरी कहाँ को चलने लगे? बाघ की ओर चलने लगे, तो उसका तो मरना निश्चित ही है ना फिर। तो वही स्थिति मूस की होती है। तो ये उदाहरण आपको इसलिए दिया जा रहा है, आपको ये समझाने के लिए कि वो जो चीज होती है, कीड़ा जो होता है, वो कितनी खतरनाक होता है। और उससे क्या होता है, अगर जानवर के पेट में या इंसान के पेट में कीड़े हैं और उसको टीका दिया जाता है, तो टीका क्या हो जाता है, या तो उसका असर कम हो जाएगा या बिल्कुल भी बेअसर हो जाएगा। अब आप उसका अंदाजा लगा दीजिए कि वो कितनी खतरनाक चीज है। तो इसको आप कमतर न आंकें, है ना। तो जानवरों को टीका लगवाने से पहले, इंसान को टीका लगवाने से पहले, बच्चों को टीका लगवाने से पहले क्या करना है आपको? कीड़ों की दवा पिलवानी है उसके 10 से 15 दिन पहले। और वो आजकल सरकार ने क्या कर दिया, पहले आज से 20 साल पहले वो 18 रुपए की दवा आती थी, मुझे याद है, मैं अपने लिए लेता था, बच्चों के लिए लेता था। अब वो कितने की हो गई है? 8 रुपए की हो गई है। पिछले 20-30 साल पहले 18 की थी, आज वो 8 रुपए की हो गई है। क्यों हो गई है? अरे क्यों हो गई है, कुछ तो बताएंगे। तो बिक्री उसका कम हो गया, ये आदमी यूज नहीं कर रहा है। नहीं, सरकार से कुछ सब्सिडी दे रहा हूँ। ये सरकार चाहती है कि जितनी भी ऐसी दवाएं हैं जो जन स्वास्थ्य से संबंधित हैं, वो क्या लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जीवन रक्षक दवाएं हैं, सरकार उसमें क्या करती है? क्या करती है? मुफ्त दे रही है, कीमतें कम कर रही है। कम करती है, बहुत कम कीमतें कम हो गई हैं जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें। तो उसकी भरपाई कहां से होती है? उसकी कहां से होती है? लोग जो टैक्स देते हैं। और भी दवाएं जो कि इतनी जरूरी नहीं हैं, जो फैशनेबल हैं, टॉनिक हैं, मल्टीविटामिन है, ये है, वो महंगे नहीं, वो सस्ते नहीं है, वो महंगे हैं। तो उधर की कमी, उधर से उनकी कंपनियों की पूरी हो जाती है, जो भाई तुम इधर को बेच लो, इधर को क्या करो, इसको कम करो, इसकी कीमत कम करो, तुम मुनाफा कहीं और से कमाओ। तो उसको भी लोग खरीद रहे हैं, गरीब लोग नहीं खरीद रहे। तो गरीबों पे वजन कम हो, तो आप इन चीजों को समझिए। आप जो है तो उसकी जो पहले आज से 18 रुपए की थी, 20 रुपए की, 22 रुपए की, वो 5 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए मिल रही है, वो मिल रही है दुकान। अगर उसी दवा को और जन औषधि केंद्र से खरीदेंगे तो और सस्ती हो सकता है, और सस्ती मिल जाएगा। तो इन चीजों को आपको लाभ उठाना है ना। और लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आपके पास जानकारी हो। अब वो जानकारी कैसे आप तक पहुंचेगी? भाई साहब को कोई दिक्कत नहीं। क्या बता रहे हैं? तो हमें बताओ। क्लास में आपस में बात करना अपराध है। क्लास में बात करने का बात आपको करनी है तो किससे करनी है? हाँ, हमसे करनी है, आपस में नहीं करनी होती।
ऐसे तो हर आदमी आपसे बात करता रहेगा तो क्लास हो ही नहीं पाएगी, तो उसकी गरिमा भंग हो जाती है क्लास। तो बताइए आप क्या उनसे पूछ रहे थे, हमसे बात करिए। तो आप लोग मुद्दे से भटका देते हैं मुझे। हाँ, तो ये योजना परियोजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा? उनका लाभ ऐसे मिलेगा, जो भी आप काम करना चाहते हैं, जिस चीज़ में आप वो हैं, उनसे संबंधित विभाग के दफ्तर हर जिले, हर तहसील, हर ब्लॉक, हर कम्युनिटी लेवल पे होते हैं। तो वहाँ पे आप जब जाते आते हैं, बाजार जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, खेत पे जा रहे हैं, तो एक बार उस ऑफिस में जाइए, वहाँ देखिए वहाँ पे कौन स्टाफ है, उनसे ज़रा नमस्कार करिए, थोड़ी देर उनके पास बैठिए, बातचीत करिए और उनसे पूछिए कि भाई क्या योजना परियोजना आ रही है ना, पशुओं से संबंधित। आपको पता है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना है, राष्ट्रीय पशुधन योजना। आप गूगल करके देखना, NLM। यस सर। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। यस सर। है ना। उसमें मैं आपको उदाहरण दे दूं, उसमें अगर आप भेड़ बकरी का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो 1 करोड़ रुपए का अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें सीधे 50 लाख रुपए की सब्सिडी है। पता है आपको? पता है? पता है सर। पता है। 50 लाख का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कितनी सब्सिडी है? 50% सर। 25 लाख की 50% सब्सिडी कितनी बड़ी होती है। और आप अगर 25 लाख का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो 12.5 लाख की सब्सिडी। इसका लाभ कौन लेंगे? इसका लाभ किसको मिलेगा? किसान को। कौन किसान? जो किसान। ये कौन किसको मिलेगा? जो जिसको जानकारी होगी, जो पहले पहुंच जाएगा, जो पहले अपना प्रपोजल जाके वहाँ भर देगा कि साहब ये तो मुझे दे दो। ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं हैं, योजना परियोजना सरकार सेंट्रल फंडेड है, स्टेट फंडेड होती हैं, और जो जानकार हैं लोग का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे ही वो पॉली हाउस का एक इस साइज का पॉली हाउस होगा जिसमें हम कमरे बैठे हैं, उसमें 1,08,000 उसका खर्चा आता है 1,08,000 रुपये कुछ। मुझे तो हमारे जो दोस्त हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट वाले हैं, हॉर्टिकल्चर वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले, बताते रहते हैं हमको तो किसान ही नहीं मिल रहा। तो उसमें कितना 90,000 रुपये सब्सिडी, सिर्फ आपको 10,000 ऐसे कुछ देना है, 10,000 या 15,000 रुपये देना है। वो इतना बड़ा पॉली हाउस है आपके लिए, वो फ्री में सरकार बना के दे रही है, कृषि विभाग बना के दे रहा है, उद्यान विभाग बना के दे रहा है, ट्रैक्टर्स पे, उनके इक्विपमेंट्स पे बहुत बड़ी सब्सिडी दे रही है सरकार। तो इनका जो है लाभ आप लें तो आप अच्छा काम करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, है ना। ऐसे ही मैं बता रहा था आपके लिए कि साल में ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट ने कर रखा है कि पशुओं के लिए साल में 3 से 4 बार वो कीड़े की दवा पिलवाएंगे, उसके बाद फिर वैक्सीन करेंगे। पशु बीमा भी है, उसका भी लाभ लीजिए। उसमें भी कुछ ऐसा है, कुछ जगहों पे, कुछ ब्लॉक्स पे उन्होंने बना रखा है कि जो BPL वाले हैं या APL वाले हैं, उनके लिए क्या करेंगे कि 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, उनका जो है जो कंट्रीब्यूशन प्रीमियम होता है उसका 25% स्टेट गवर्नमेंट देगी, और सिर्फ 25% ही आपको देना है। अब आप कहेंगे कि 25% अगर किसी का होता है, अगर 100 या 200 रुपये होता है, तो हमसे क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं कि आपको भी ये लगे कि उस योजना परियोजना आपको से ये लगे कि भाई एक अंग्रेजी में कहावत है कि फ्री लंच इज नेवर टेस्टी, यानी अगर आपको कोई चीज़ मुफ्त दी जाती है ना तो आपको उसका महत्व नहीं पता होता। जैसे अफ्रीका में, अभी अफ्रीका हमसे काफ़ी पीछे चला हुआ है था, अभी भी पीछे कुछ देश वहाँ सरकारें तो वहाँ पे उन्होंने एक स्कीम निकाली। मेरे जो दोस्त थे अफ्रीका में टीचिंग करने गए, तो लौट के उन्होंने बताया, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे सरकार जो कहती है गाँवों में कुछ चुनिंदा किसानों के लिए, जो गरीब किसान होते हैं उनके लिए एक बैल देती है, एक योजना के तहत कि आप बैल लीजिए, उससे खेती करिए और अपने परिवार का पालन पोषण करिए। तो जिस परिवार के यहाँ बैल आ जाता है तो उस दिन गांव में बड़ा उत्साह और उसका माहौल हो जाता है। तो क्यों हो जाता है वो? तो उन्हें पता लगता है कि फला गांव में फला आदमी के पास बैल आया है, तो आज शाम को बैल कटेगा, वो सरकारी बैल कटेगा, गांव की क्या होगी दावत होगी। तो सुबह से ही उसको पता लगता है, एक दिन पहले वहीं आसपास जो है लोग मंडराने लगते हैं चील कौवे की तरह कि फला कल बैल आने वाला है सरकारी। अब बताइए, जो बैल खेती करने के लिए, परिवार का पालन करने के लिए दिया जा रहा है, उसको दावत उड़ा रहे हैं आप। देखिए, तो आप जब तक आप ये मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, कोई इंसान तरक्की नहीं कर सकता। आज़ादी की बात हमारे देश में खूब तरक्की की, अलग अलग क्षेत्रों में तरक्की, अलग अलग क्षेत्रों में पहले हरित क्रांति आई, फिर श्वेत क्रांति आई, फिर नीली क्रांति आई। क्या सब जगह आई? नहीं। क्या सब जगह आई? क्या सब फसलों में आई? नहीं आई। किन फसलों में आई? गेहूं धान में आई, कुछ गन्ने में आ गई, बाकी फसलें छूट गई। दलहन तिलहन में तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। इंडिया का सारा पैसा तो हमारा कहाँ जा रहा है? दलहन इंपोर्ट करने में, तेल इंपोर्ट करने में,
और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट करने में जा रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे पास इतने हैं नहीं, यूज हम खूब कर रहे हैं। तो खाने के लिए आपको तेल चाहिए, तो तेल हमारे यहाँ देश में पैदा नहीं हो रहा इतना जो है, तो कहाँ से लेंगे आप? दूसरे देशों लेना पड़ता है, तो वो फिर फ्री थोड़ी आएगा, है ना। तो ऐसे ही दालों में भी हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है, तो दालों में नहीं है, खाद्य तेलों में नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में नहीं है, तो इसमें नहीं है, तो हमारा जो है देश का सारा पैसा कहाँ जाता है? नहीं में जा रहा है, सारा पैसा इसी में जा रहा है हमारा। तो कायदे में जो चीज़ को हमें, हमारे पास इतनी जमीन है, इतना बड़ा देश है, तो एक्सपोर्ट करना चाहिए, हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है चीज़ें, क्योंकि इन चीज़ों में काम नहीं हुआ। हरित क्रांति आई, हरित क्रांति सबने सुनी है ना? क्या है हरित क्रांति, बताएं जरा। खेतों का पैदावार बढ़ाने के लिए, फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए, तो कहाँ वो क्या सारे इंडिया में उसका फायदा मिला सब जगह? उसका कहाँ मिला? हरित क्रांति का फायदा कहाँ मिला? बिहार में उसका फायदा हुआ? हाँ, ऐसा बता रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, बस वो वही तक सीमित रह गई। 2-3 राज्य तो क्यों सीमित रह गई वो? बाकी जगह क्यों नहीं पहुंची? बाकी जगह क्यों नहीं पहुंची? किसी ने रोका था बाकी जगह को? सरकारों ने रोका? किसी ने रोका? नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका, तो क्यों रुकी बाकी चीज जो है? जानकारी। जब तक लोग तरक्कीशुदा सोच लेके पैदा नहीं होंगे, अपनी सोच नहीं बदलेंगे, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, बैल काटे खा जाएंगे, बीज बेच के खा जाएंगे। अब आपको 5 किलो अरहर का, मूंग का, मसूर का बीज दिया गया बोने के लिए कि आप इसे बो और इससे 10-20 कुंटल दाल पैदा होगी। उस दाल को जो है 10 ग्राम मिलके खा सकते हैं। आपने 5 किलो बीज धोया, सुखाया, दाल बनाई उसकी और खा गए। तो बीज जो खाएगा वो कभी नहीं पनपेगा, जो बीज बोएगा वो पनपेगा। तो सोच बदल ली है ना। सारा फर्क कहां से है? सोच बदलनी है, और हमको एक काम और करना है सोच के साथ साथ। जब सोच होगी तो वो चीजें बना पाई जाएगी। उद्यमता का विकास, हमको उद्यमी बनना है। उद्यमी का मतलब है कि हमको थोड़ा रिस्क लेना है, थोड़ा आगे बढ़ना है, नए प्रयोग करना है। भाई ये भी करके देखते हैं, वो भी करके देखते हैं, देखो तो इसमें कुछ फायदा होता है क्या। रिस्क लेना है, लेकिन इतना नहीं लेना है कि हम डूब जाएं। लिया है वो ना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। हमारी हैसियत अगर 1 लाख की है तो 10-20 हज़ार रुपये इसमें से लगा के देखें कि यार बकरी पालन करके देखते हैं, मुर्गी पालन करके देखते हैं, मछली पालन करके देखते हैं। इतना रिस्क लेके फिर उससे आप गलती करते सीखेंगे। छोटे स्तर से शुरू करेंगे, कोई भी पालन कोई भी आप फार्मिंग शुरू करें, छोटे स्तर से करें, धीरे धीरे करते जाइए, सीखते जाइए। सबसे गलतियां होती हैं, हमसे भी होती हैं। छोटी ठोकर लगेगी, आप दोबारा करेंगे और गड्ढे में कुएं में समा गए तो हमेशा के लिए समा गए जो है ना। तो आपने भी सुना होगा कि फलाने बड़ा लार्ज स्केल पे कोई काम शुरू किया था, पूरा पैसा डूब गया, फिर उसने, आपने देखा बहुत सारे उद्यमी जो है सुसाइड कर लेते हैं। हाँ एक है क्लास में, वो अभी नहीं है। अरबपति खरपति लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं और कुछ सुसाइडल टेंडेंसी दिमाग में बन जाती है। तो हमको रिस्क लेना है, जोखिम लेना है, लेकिन जोखिम कितना लेना है? कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ठीक है, बकरी पालन शुरू करें, 10-20 बकरियों से शुरू करें, बढ़ाते हैं तो अपने बढ़ती जाएंगी। मुर्गी पालन शुरू करना है, 100-200 मुर्गी उससे करें। डेयरी पालन करना है, 2-4 गाय भैंस से करें, है ना। तो उसमें क्या होगा, शुरू में आपका खर्चा, अच्छा इसका जो घर बनाएंगे, चाहे मुर्गी का हो चाहे बकरी का हो, कभी हमेशा कोशिश करिए जब आप शुरू करेंगे तो उनका झोपड़ी नुमाई घर शुरू करें। जब आप पैसे कमा लें तो आप उनका बड़े स्तर पे, तो आप देखो झोपड़ी नुमा में आप ना डेयरी कर सकते हैं, ना मुर्गी पाल सकते हैं, ना बकरी पाल सकते हैं। लार्ज स्केल पे आप इनमें से कोई काम करेंगे तो आपको पक्के और अच्छे मकान ही बनाने पड़ेंगे। तो वो तो आपने जब पैसा कमा लिया बढ़ा के वो कर लीजिए, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे आप? जो है झोपड़ी नुमा मकान से करेंगे। अब वो जो मकान होगा झोपड़ी नुमा, गर्मियों में गर्म नहीं होगा, जाड़ों में ठंडा नहीं होगा। जब आपका घर बड़ा बन जाएगा, हवादार बनाएंगे, तो गर्म जाड़ों में उसमें पर्दे लगा के आप जाड़ा रोक सकते हैं। ठीक है ना। अब बात आ रही थी खेती पशुपालन की। तो खेती के साथ में पशुपालन है, मत्स्य पालन क्यों करें? अब खेती से आपको कितनी इनकम होगी साल में? 2 बार 3 बार। गेहूं धान मक्का जो भी आप लगा रहे हैं खेती में, 2 बार 3 बार होगी। सब्जियां लगा लेंगे तो मेरे ख्याल से 4 बार हो जाएगी, साल में हो जाएगी। इतना ही फर्क पड़ना है। अच्छा, अब उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक अच्छी बरसात हो जाए, आपकी जितने भी कुकुरबिट फैमिली की सब्जियां हैं, खीरा है, तोरई है, लौकी है, कद्दू है, सब खत्म। बेल वाली होती हैं, या तो आप बेलों के ऊपर चढ़ाइए,
तो आपका आधा डैमेज होगा, आधा बच जाएगा, है ना। और ज़्यादा बरसात हो जाती तो सारी फसल ही चौपट हो जाती है। तो पशुपालन या ये इसको इसलिए बढ़ावा देती है सरकार के, इसमें क्या होता है कि काफ़ी हद तक ये तो पूरी तरह से मौसम पे निर्भर नहीं होती। इसमें सर्दी पड़ रही है तो आपने जानवरों को अंदर बांध लिया, ओले पड़ रहे तो आपने अंदर कर लिया, अब खेती को थोड़ा आप अंदर कर लेंगे जो है नहीं। फिर उसका एक फायदा और भी है, खेतों में जो काम होता है बुवाई कटाई, मेन काम कब होगा? बुवाई कटाई के टाइम होगा। बाकी समय आपका परिवार क्या करेगा? तो हमको क्या चाहिए, जैसे मनरेगा में क्या है कि 100 दिन के लिए उनके लिए रोजगार जो है वो सरकार देती है, 100 दिन के लिए देती है ना उसमें। तो बाकी टाइम वो क्यों नहीं देती है? बाकी टाइम वो करती है भाई लोग अपनी खेती में काम करेंगे, पशुपालन का काम करेंगे और भी कुछ काम करेंगे। तो वो एक उन्होंने एक जीवन जीने लायक के लिए एक सहारा है। तो लोग उसी पर पूरी तरह डिपेंड ना हो, कुछ अपने हाथ पैर भी मारे लोग जो है नहीं। सरकार 140 करोड़ लोगों को बैठक नहीं करा सकती, कोई सरकार नहीं करा सकती। तो हमको हाथ पैर मारने हैं, देश को आगे बढ़ाना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे ले जाना है, तो हमको भी हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, है ना। तो अब आपको मुर्गी पाल ली है, बकरी पाल ली है, मछलियों के बारे में तो आप ये मछली कॉलेज में बैठे ये सब बताएंगे ही। हमको उन्होंने बुलाया है तो मुर्गी बकरी और गाय भैंस के बारे में बताने के लिए बुलाया है। तो साथ में आप ये भी कर सकते हैं उसके साथ में, है ना। अब उसमें जो प्रमुख बात होती है वो होती है 5। आप कोई भी पालन करें, बकरी पालन, मुर्गी पालन या जो करते हैं, तो उसमें 5 प्रमुख बातें क्या क्या होती हैं, वो चाहे तो आप नोट भी कर लें। आप उसमें जो कोई भी पालन करें, आप डेयरी करें, कुछ करें, तो 5 चीजें बहुत प्रमुख होती हैं। पहला, सही नस्ल का चुनाव, सही नस्ल का चुनाव। रिमोट से ऑन करना होगा। नीचे रिमोट है उसके। यही है, हाँ यही है सर, प्रोजेक्टर का। दूसरा ब्लैक वाला है, ब्लैक नहीं होगा उसका। ये है। हाँ हो गया सर, हो गया सर। तो सही नस्ल का चुनाव। अब देखिए बकरियों में आज की तारीख में 39, अभी 2-3 बकरियां और भी रजिस्टर्ड हो गई हैं। तो 39 नस्लें हैं, देसी नस्लें हैं बकरियों की, अपनी मतलब भारतीय नस्लें जो हैं। भेड़ों की भी 40-50 हैं, उसकी गायों की भी हैं 53 हैं, और मुर्गियों की 20 हैं। इसके अलावा विदेशी नस्लें भी हैं। तो अब इनमें से सब में से कौन सी नस्ल आपके मतलब की है ना, ये भी जानकारी होना जरूरी है। गाय की सर कितने नस्ल है? 53। भैंसों की 20 हैं, मुर्गियों की 20 हैं। हाँ मतलब भारतीय नस्लें हो गई। इसके अलावा विदेशी नस्लें भी हैं बहुत सारी, सभी की। अब इन नस्लों में से, देसी विदेशी नस्लों में से हमारी मतलब की कौन सी नस्ल है, इसका फैसला कैसे होगा? क्योंकि एक फैसला, गलत फैसला आपको मुनाफे की बजाय घाटे में ले जा सकता है। तो ये फैसला होगा, सही नस्ल का चुनाव कैसे करेंगे आप, जो है कि वो जो नस्ल है, नस्ल कौन सी होनी चाहिए जो आपके जलवायु क्षेत्र में पनप सके, वही नस्ल तो पालेंगे आप जो है, पहली बात। दूसरी बात, उस नस्ल की आपके इलाके में डिमांड होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि इलाके में डिमांड नहीं है, लेकिन आप कोई नई चीज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसकी डिमांड को क्रिएट कर सकते हैं, मांग का सृजन कर सकते हैं, दूसरे जगह बेच सकते हैं, कर सकते हैं ना। बहुत सारी चीज नहीं आती हैं। यस। तो नई ब्रांड आती, नई चीज आती हैं, तो उसका डिमांड दूसरे की होती है। एक तो ऑलरेडी जो डिमांड वहाँ पे है, हर क्षेत्र में किसी न किसी चीज डिमांड रहती है। दूसरा है कि आप नई चीज लाके इंट्रोड्यूस करें और उसकी डिमांड को क्रिएट कर दें। तो आपके पास क्या संसाधन उपलब्ध हैं,
अब गाय भैंस पालेगी तो तेज चारा चाहिए, हरा चारा भी चाहिए। मुर्गी बकरी के लिए हरा चारा नहीं चाहिए, जगह भी कम चाहिए, बकरी के लिए कम जगह चाहिए। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा ये कि दुनिया में जितने भी पिछले 50 सालों में पूरी दुनिया में गरीबी उन्मूलन के जितने भी प्रोग्राम चलाए गए हैं, जितने भी सरकारों ने चलाए हैं पूरी दुनिया में, उसमें सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई है तो किसको दी गई है पता है आपको? बकरी को। बकरी पालन को दी गई है और दूसरे नंबर पे मुर्गी पालन को दी गई है। गाय भैंस को नहीं दी गई है, उन्हें तो जमींदारों को जानवर माना जाता है। तो क्यों दी गई है? कम लागत में सर, कम संसाधन चाहिए, कम जगह चाहिए, कम खाना जल्दी खाते से हैं। आपको इनकम मिलना शुरू हो जाएगी, सब कुछ गरीब आदमी के मतलब की चीज है। तो गरीबों की गाय इसलिए बोलते हैं उसको। एनी टाइम मनी, एनी टाइम मिल्क, है ना। कहीं भी आपने दूध निकाला, चाय बना के पी ली, दूध पी लिया एक गिलास आपने, दूध बहुत अच्छा होता है। डेंगू के टाइम पे 2000 रुपये लीटर भी बिकता है ना। 4 पैसे बांध के रख लो, दिन में 4 पत्ते ला के खिला दो, कुछ घर में जो बच्चा है वो खिला दो, आपके मतलब घर का दूध मिल जाएगा उससे। बाबा जी की आंख का ऑपरेशन करवाना है तो 10 में से बकरी बेच दो, उनकी आंख का ऑपरेशन भी हो जाएगा। बच्चे फीस जमा करनी है, एक बकरी बेच दो, बच्ची फीस जमा हो जाएगी। बकरी तो फिर 12 की 12 हो जाएंगी, 6 महीने फिर 12 की 12 हो जाएंगी, है ना। अब उसके लिए जमीन बेच के भैंस बेच थोड़ी धनिया खरीदा जाता है ना। तो मुर्गी, अच्छा मुर्गी है, आपने 20 मुर्गी पाली, 10 अंडे मिल रहे हैं, 5 आपने घर में कंज्यूम कर लिए, 5 पड़ोसी को, किसी को बेच दिए। मुर्गी की तो बड़ी खासियत है। मुर्गी पालन का आप ये समझिए कि आपको पता है कि मुर्गी से अंडा मिलता है और मांस मिलता है ना। और वो दोनों ही चीजें दिल्ली में आप मुर्गी खरीदेंगे तो आपको मिलेगी 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। और आप बिहार में गांव में खरीदेंगे, अपने गांव में खरीदेंगे तो क्या रेट मिलेगी आपको मुर्गी? 160 160 से 160 मिलेगी। तो दिल्ली में आपको 100 और 120 और 160, मतलब दिल्ली से सस्ती, दिल्ली से महंगी आपको गाँव में मिलेगी। सबसे सस्ती मिलेगी बॉम्बे में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में। अंडा ले लो या मुर्गी ले लो। आप उल्टा है नहीं, उल्टी गंगा बह रही है। अंडा जो है रेडी पे शहर में कितने का मिलता है? 10 का नहीं, 25 का 2 देता है। 6 आजकल 8 का रेट है, उसके पहले 5-6 का रेट। गांव में क्या रेट मिलेगा आपको? अभी 10 10 रुपया 10 में भी नहीं मिलेगा, 10 रुपये 20 मिल रहा रुपया है। से कम नहीं। कहीं 12, कहीं 15, कहीं 18 जो है वो अभी देसी वाला देसी का बोल रहे हैं, दुगना मिलेगा आपको। 20 का मिलता है। देसी अंडा 15 का देता है। 20 अंडा। अब अंडा चाहे देसी रहे चाहे विदेशी रहे, अंडा तो अंडा है, उसकी पोषण क्षमता बराबर है। बोलने में थोड़ा- वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। वो लाइक देसी में ज्यादा ही तो होता मैं है। वो ऐसा इसलिए नहीं है, देसी विदेशी अंडे की न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम है। वो इसलिए क्योंकि वो 50 अंडा दे रही है साल में, वो 300 अंडे दे रही है, विदेशी 350 अंडे दे रही है। इसलिए जो है रेट में फर्क इसलिए आ रहा है। हाँ, पोषण थोड़ी, वो तो बराबर है और कम है। छोटा अंडा खाओगे और पोषण कम होगा। प्रोटीन सब में बराबर है। प्रोटीन 5-6% होती है, 12% होती है, नहीं 5-6 ग्राम प्रोटीन होती है एक अंडे में, इतनी फैट होती है। तो पोषण, अंडा जितना छोटा होगा पोषण और कम होगा। देसी मुर्गी और छोटा अंडा देती है और पोषण कम होगा। तो ये जानकारी का अभाव है। तो डिमांड देखिए, कीमतों का निर्धारण कैसे होता है? आपने थोड़ी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो कीमतों का निर्धारण होता है डिमांड एंड सप्लाई से। डिमांड एंड सप्लाई से, किस चीज की कितनी सप्लाई है और किस चीज की कितनी डिमांड है। जहां दोनों मैच करेंगी वहीं पे जो है कीमत का निर्धारण हो जाएगा। तो गांवों में क्या है कि इसकी सारे पोल्ट्री फार्म, कमर्शियल पोल्ट्री फार्म है जो 340-342 अंडे दे रही हैं मुर्गियां, और गांव की 50 दे रही हैं। तो वो कहाँ है सारे फार्म? सारे अर्बन एरिया, पेरी अर्बन एरिया में, सारे शहरों में, बड़े शहरों में मिलेंगे आपको, बट उसके आसपास मिलेंगे आपको। गाँव में आपको कहीं मुर्गी फार्म नहीं मिलेगा आपको कहीं। तो जब फार्म ही नहीं है, जब पैदाइशी नहीं है, जब सप्लाई नहीं है, तो और डिमांड है तो महंगा मिलेगा। परचेजिंग पावर गांव वालों की कम है, बहुत कम है, और कीमतें ज्यादा हैं। तो कौन खा पाएगा? कुपोषण होगा। आपको पता है कि हमारे देश की ऑलमोस्ट 100% महिलाएं, माता बहनें क्या हैं? कुपोषित हैं, एनीमिक हैं। क्यों है? जितना न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। दालों की कमी है। दाल क्या रेट दाल चल रही है? प्रोटीन का सोर्स क्या है? प्रोटीन कहाँ से मिलेगी? या तो दाल से मिलेगी, या अंडे और दूध से और मांस से मिलेगी, जो इसी से मिलेगी जो है नहीं।
तो दाल भी महंगी, क्योंकि मैं बता रहा है आपको दलहन में हम आत्मनिर्भर नहीं है, बाहर से खरीद रहे हैं हम दालें, तो महंगी होगी। तो बड़ा विरोधाभास है। दूसरा, जितना भी अंडे की उपलब्धता है, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में अंडे की जो खपत है वो बहुत ना के बराबर है। 3 अंडे का औसत आता है, और शहरी क्षेत्रों में 150-200 का औसत है अंडे का। अब बताइए, इतनी बड़ी खाई है बीच में जो, और आपको एक चीज नहीं, बड़ी विचित्र विचित्र चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। आपके देश का आधा अंडा कहाँ पैदा हो रहा है? बिहार, बंगाल और यूपी में नहीं पैदा हो रहा है। खाने वाले यहाँ बैठे हैं सारे। देश की जनसंख्या कहाँ है? सारी तो बिहार बंगाल और यूपी में है। और अंडा कहाँ पैदा हो रहा है सारा? आंध्र प्रदेश, आंध्र में हो रहा है, तमिलनाडु हो रहा है। दोनों मिला के आधा अंडा प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके देश का। आप जो अंडा खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? आपके तो पैदा ही नहीं हो रहा है इतना अंडा जो आप खा रहे हैं। कहाँ से आ रहा है सारा अंडा? ट्रकों में और मालगाड़ियों में भर भर के अंडा कहाँ से आ रहा है सारा? आंध्र प्रदेश वहीं से आ रहा है। एक एक किसान 2 लाख 3 लाख अंडा पर डे प्रोड्यूस कर रहा है। आप जाइए वहाँ देखिए, एक एक किसान के पास यहाँ से लेकर, जैसे ट्रेन का डिब्बा होता है, इतने बड़े पोल्ट्री फार्म, एक एक घर इतना बड़ा उनके पास। जब आप जाएंगे तमिलनाडु में, जाएंगे रोड है, सलेम है, नमक्कल है, जाएंगे तो नमक्कल को बोलते हैं पोल्ट्री कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। तो वहाँ पे आपको जब ट्रेन से जाएंगे तो आपको ट्रेन दोनों पटरियों में सारे, आपको जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ पोल्ट्री फार्म नजर आएंगे आपको। ऐसे ही कर्नाटका और महाराष्ट्र आपके देश का 50% ब्रॉयलर उत्पादन कर रहे हैं, जो आप मांस खाते हैं ब्रॉयलर। नॉर्थ इंडिया में बात करें तो पंजाब हरियाणा थोड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। अब आप दिल्ली मंडी जाएंगे तो वहां पे सारा अंडा मुर्गी कहाँ से आ रहा है? सारा अंडा तो आ रहा है साउथ से, और मुर्गियां आ रही पंजाब हरियाणा से आ रही। तो हमारे पास संभावनाएं पार हैं, क्योंकि डिमांड तो है, और इतनी दूर से आगे हमारे लिए वो जो है फिर भी वो फायदे में है, तभी तो पैदा कर रहे हैं। तो वो चीज़ वो कर रहे हैं, तो हम चीज़ यहाँ भी तो कुछ तो कर ही सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें पे ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए तो बकरी मुर्गी खासतौर से हम बताएंगे आपको के बारे में, थोड़ा आपको बता देते हैं। तो बकरी पालन के लाभ आप जानते ही हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। बकरी के साथ एक और फायदा है, अंडे के रेट आप देखते हो गर्मियों में 5-6 रुपये हो जाते हैं, और गर्मियों में, जाड़ों में 7-8 रुपये हो जाते हैं। जबकि मटन के रेट कभी भी, और अगर आप हमारे नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी मुर्गा मंडी है गाजीपुर, वहाँ की, दिल्ली की। जैसे आप दिल्ली घुसते हैं तो सबसे पहले, जैसे आप घुसेंगे बॉर्डर पर घुसेंगे तो सबसे पहले एक जगह आती है गाजीपुर। तो आप देखेंगे राइट हैंड को वहाँ पे बहुत बड़ी मुर्गा मंडी है वहाँ पे। तो वहाँ से उसके आप रेट देखेंगे, सारे नेट पे भी आप रेट देख सकते हैं। वहाँ 70 रुपये से लेके और 120 रुपये तक के रेट मिलेंगे आपको, ज़्यादातर 90, 100, 110 के बीच में मिलेंगे, है ना। रेट तो इतना उतार चढ़ाव होता है। बकरे के रेटों में कभी उतार नहीं होगा, चढ़ाव होगा हमेशा, ये ध्यान रखिए। अब बकरी जो है ये ऐसी 95% बकरियां कहाँ हैं? 65% आपकी बकरियां तो हैं आपकी एशिया में हैं, 65%, 60-65%, और 30-35% है आपकी अफ्रीका में। यानी दुनिया के गरीब देश कहाँ हैं सारे? सबसे गरीब देश दुनिया के कहाँ हैं? अफ्रीका में। दूसरे नंबर पे एशिया में है। तो सारी बकरियां जो है वो इन्हीं दोनों महाद्वीपों में है। बाकी 5% बची वो यूरोप में या बाकी जगहों पे है। तो उसका कारण बताया मैंने आपको, यही है। तो यानी कि वो गरीबों के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता बकरियों के लिए। और इनमें अनुकूलन क्षमता इतनी होती है कि आप लद्दाख लेह चले जाएं, लद्दाख लेह से लेके और मरुस्थल तक सब जगह आपको बकरियां मिलेंगी। वो अलग है कि वो ऊन वाली मिलेगी और नीचे बांस वाली मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी सब जगह।
गाय के बाद बकरियों की संख्या ही हमारे यहाँ पे देश में नंबर 2 पे है, और हम तो दुनिया में भी बकरियों की संख्या में पहले नंबर पे पहुंच गए हैं। बकरी का दूध बहुत ही पौष्टिक माना गया है, पता ही है आपके लिए। जितने भी डॉक्टर हैं जिसको लिवर की प्रॉब्लम है, डेंगू की प्रॉब्लम है, कैंसर है, उसमें सब डॉक्टर जो है बकरी का दूध रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बहुत ही सुपाच्य होता है और बहुत इसका पोषण अच्छा होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, फॉस्फेट हैं, ये सब इसमें काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अब ये 39 में से जो कुछ प्रमुख जो बकरियों की जो नस्लें हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी हैं। बकरियों की नस्लों का जब अगर आप वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो उसको 3 आधार पे कर सकते हैं। पहले आधार पे तो आप कर सकते हैं कि वो किस क्षेत्र में पाली जाती हैं, तो ये तो उस हिसाब से बकरियां जो है 4 तरह की हो गई, ठीक है। दूसरा तरीका है बकरियों के साइज के हिसाब से, बकरियां हो गई 3 तरह की, बड़े आकार की, मध्यम आकार की और छोटे आकार की। अब बकरियां क्यों पाली जा रही हैं, इसके आधार पर उनका अगर आप वर्गीकरण करेंगे तो बकरियां होंगी भी 3 तरह की होंगी। वैसे आपको एक चीज़ बता दूं मैं आपको, एशिया अफ्रीका में जो बकरियां पाली जाती हैं वो किसके लिए पाली जाती हैं, मांस के लिए पाली जाती हैं। उनमें जो बड़ी बकरियां होंगी, बड़ी जो बकरियां होंगी वो दूध ज़रा ज़्यादा दे देंगी, मध्यम होंगी वो मध्यम दूध देंगी, और छोटी होंगी वो दूध कम देंगी। जो बकरियां ठंडे देशों में पाली जाती हैं, यूरोप में जो 5% जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, वो जो बकरियां हैं वो कौन सी होती हैं, वो दूध के लिए डेवलप की गई हैं, विकसित की गई हैं, और उनको हम बोलते हैं डेयरी गोट्स। क्या बोलते हैं, डेयरी गोट्स। उसके बारे में भी आपको फोटो भी दिखाई जाएंगे अभी आपको। वहाँ पर कौन नस्ल का बकरी पाला जाता है सर, ठंडा के देश में? ठंडा देशों में अभी बताएंगे आपके लिए। यूरोप में जो पाली जाती है उनको बताएंगे। चेंगू। तो पहले अपने देश की जान लो, पहले विदेश में पहले कूद पड़े आप जो है। दूसरे का जानना है, अपना नहीं जानना है। हैं? दूसरे का जानना समझ है। चाहिए, जानना तो पहले अपना जानो, फिर दूसरे के जानो तो सबका, ये तो सही कर रहे हैं, जानने की इच्छा रख रहे हैं। पाल ही रहे सर, ठंडा प्रदेश का मतलब सर मेरा कहना है, यहाँ ठंडा में जो है बिहार में बकरी थोड़ा ज्यादा बीमार पड़ती है। ठंड तो महीने भरी तो ठंड पड़ती है। जो ठंड का प्रदेश का उसमें बकरी बचाइए। जाके पालेंगे हम। गर्मी आ गई तो अरे आपको यूरोप का नहीं पता, वो तो पूरे साल ही ठंडा रहता है। यूरोप तो पूरे साल ही ठंडा रहता है। ठंडी से मतलब है कि वो देश जो पूरे साल ठंडे रहते हो। आप क्या तो 1 महीने ठंड पड़ती है बस, जनवरी जनवरी तो ठंड है, मुख्य ठंड तो आपको 1 ही महीने की है। 40 दिन के चिल्ला जाड़े होते हैं हमारे यहाँ पे ना, क्या हमारे यहाँ आपके यहाँ वो तो नॉर्थ इंडिया में वही तो है बस। दिसंबर जनवरी हैं? बस 15 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर से ठंड शुरू हो जाती है। ठंड वाली ठंड जो है, असली जो ठंड है वो 40 दिन की ही होती है। यानी कि आपकी ये मान लीजिए कि आपकी 25 दिसंबर से लेके और 5 फरवरी 40 दिन हो गए, उनको बोलते हैं चिल्ला जाड़े 40 दिन के, है ना। उनमें से आधे निकल गए, अब आधे और बचे हैं बस, 20 दिन के निकल के जाड़े आपके। तो अब देखिए ये चेंगू चंगथांगी जो आप देख रहे हैं, चंगथांग एक जगह का नाम है, आप गौर करेंगे तो देखेंगे लद्दाख में, ठीक है। बहुत ही ठंडा लद्दाख, आप जानते हो उसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। और वनस्पति नाम की कोई चीज नहीं होती, पेड़ पौधे घास वास कुछ नहीं होता, बिल्कुल सूखा मरुस्थल रेगिस्तान, लेकिन ठंडा, तो कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं उसको। तो वहाँ जो बकरी होगी तो वो ऊन वाली होगी, फिर तो इसकी ऊन जो होती है वो ऊन के लिए बहुत अच्छी होती है। सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन जो होती है वो, जिसे शॉल बनते हैं बहुत महंगे महंगे, वो चंगथांगी होती है। इसको हम काश्मीरी भी बोलते हैं उसको। दूसरे नंबर पे आती है फिर इसके बाद चेंगू, ये कश्मीर में होती है, ठीक है, थोड़ा नीचे होती है उससे, उसकी दूसरे नंबर पे आती है। तीसरे नंबर पे होती है गद्दी। गद्दी आप लोगों ने अगर जानकारी हो, अगर गूगल करेंगे तो पाएंगे, गद्दी इज ए नोमैडिक ट्राइब। घुमंतू ट्राइब को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में? आदिवासी, घुमंतू आदिवासी होते हैं गद्दी। गद्दी भेड़ की ब्रीड भी है गद्दी, है ना। तो गद्दी लोग क्या करते हैं कि वो घूमते हैं, जाड़ों में कहाँ जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे, घाटियों में आ जाएंगे, गर्मियों में कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। और साथ में क्या रखेंगे अपने साथ, भेड़ बकरी गाय बैल भैंस सब रखते हैं अपने साथ में, मुख्य तरह से भेड़ बकरी, ठीक है। और पंतजा, पंतनगर, पंत स्टैंड फॉर पंतनगर, और अजा मीन्स बकरी संस्कृत में होती है। तो ये पंतनगर से विकसित हुई है, हम लोगों के द्वारा विकसित की गई है। ये यहाँ की लोकल है, जहाँ बैठे हैं तराई क्षेत्र, भावर इसके ऊपर, और उसके ऊपर से फिर क्या है, लो हिल्स, और उसके ऊपर मिड हिल्स, यानी 3000 फीट से लेके और ये तराई तक आपको मिलती है। तराई तो आप समझते ही होंगे, बिहार में भी तराई है ना।
नीचे वाला क्षेत्र। हाँ, पहाड़ों के नीचे वाला जो क्षेत्र है, जो कि जहाँ पे कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तर इलाका जो होता है, ह्यूमिड मॉइस्ट इलाका जो होता है, पानी वाटर टेबल ऊपर रहता है, बरसात ज्यादा होती है। ये हो गई। तो अब इसमें से हमारी मतलब की कोई कोई कौन सी हुई, इस क्षेत्र के लिए हो गई पंचा हो गई, और बाकी हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आगे आ जाओ, उत्तरी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, अब इसमें आते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार भी आता है। बिहार बच जाता है, बिहार आएगा पूरी क्षेत्र में, देखो वो आ गया, ब्लैक बंगाल आ गया, बोले उसमें बिहार में आएगा। इसमें राजस्थान आपका आएगा, गुजरात आएगा, क्योंकि पश्चिमी है ना, उत्तरी और पश्चिमी है, तो वो जो किनारे ऐसे जो बेल्ट चली गई उधर वो चली गई, ठीक है, वो आ गई। तो बीटल पंजाब की है, बड़ी बकरी है ना, पंचा मध्यम आकार की है। बीटल पंजाब हरियाणा की, ये जो इलाका जो पाकिस्तान से लगता है, गुरदासपुर, फिरोजपुर जो जिले हैं, ये वहाँ की पैदाइश है। अब क्योंकि पंजाब हरियाणा पहले सारे एक ही थे, तो ये खूब मिलती है, यहाँ भी लोग ले आते हैं। अभी एक सरदार जी लाए थे, 50 से लेके आए थे, 50,000 के बकरा लेके आए थे, काफ़ी बड़ी अच्छी, देखने में भी अच्छी लगती है, उसके फोटो आपको देखने को मिलेंगे। अभी जमुना पारी नाम से पता लग रही है। तो ये इटावा के पास, जो आपको याद होगा कि जहाँ चंबल के जो बीहड़ थे, नए बच्चों को नहीं पता होगा, इन्होंने तो नहीं सुने होंगे। चंबल का घाटी का नाम, चंबल का घाट, चंबल के बीहड़, हाँ भाई, बिहाड़। सुना है क्या? काय के लिए कुख्यात थे वो? हाँ, डाकुओं के लिए बिहाड़ था। हैं? बिहाड़ मतलब जंगल। जंगल नहीं, बीहड़ जो होते थे, ऊंचा नीचा, हाँ, वहाँ रेतीले सर। रेतीले पहाड़। उन्हीं में तो डकैत छुपे रहते थे। पान सिंह तोमर उन्हीं में तो रहता था। पान सिंह तोमर देखिए, यस सर, देखा देखिए है। वही रहते थे पान सिंह, वो रियल स्टोरी है पान सिंह तोमर की। हाँ, और क्योंकि वो फिर वहाँ के इटावा के मिलती है, यमुना में आके मिलती है, तो वो पूरा क्षेत्र जो है वो डकैत इन्वेस्टेड था। और अच्छी बात यह है कि वो उन्होंने डकैती छोड़ के अपने काम धंधे में लगे हैं। सरकार ने भी काफी की है, एमपी गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया इस दिशा में। उनसे सरेंडर करवा दिए लोगों से, और फिर उनसे कहा कि अब तुम ये काम धंधा छोड़ो, गाय भैंस पालो, भेड़ बकरी पालो। तो ये जमुना पारी वहाँ की है। तो वहाँ पे उस क्षेत्र में क्या होती है, वो झाड़ियाँ बहुत होती हैं, श्रब्स बोलते हैं उनको। क्लास में सबसे ज्यादा कौन आते हैं? खाली बैठे हुए तो नहीं आएंगे? पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि क्लास में। जमुनापारी होगी, बड़े साइज की है, इसको बोलते हैं, जमुनापारी को बोलते हैं क्वीन ऑफ द इंडियन गोट वर्ल्ड, यानी भारत की बकरियों की महारानी, यानी मिस इंडिया। मिस इंडिया जमुना पहाड़ी। हाँ, दूध खूब देती है, अभी फोटो दिखाई देगा। फिर आगे उसके बाद आगे बरबरी, ये बड़ी सुंदर बकरी है, मध्यम आकार की, दूध भी ठीक दे देती है और देखने में सुंदर भी है, बड़ी डिमांड रहती है इसकी। ये बरबरी आपके यहाँ बिहार में पालते हैं लोग, खूब पालते हैं। हाँ, अब तो देखो तरक्की हो गई है, हर आदमी हर जगह ला जा रहा है, और अच्छी बात है ये अच्छी बात है, ठीक है। जिसे दूध ज्यादा चाहिए वो जमुनापारी पालते हैं। हाँ, तो बरबरी जो है वो मध्यम आकार की है। ऐसी सिरोही है, सिरोही एक जिला है राजस्थान में, ये बड़ी फेमस है। जिसको मीट का व्यापार जिसे करना होता है वो कौन सी पालता है? सिरोही। फोटो में देख जाएगी आपको, जिससे बड़ी होती है। मारवाड़ी राजस्थान की है, वो राजस्थान के लिए ठीक है। जखराना भी बड़ी ब्रीड है और ये भी दूध अच्छा देती है, तो कुछ लोग इसको भी ले आते हैं, जखराना को भी ले आते हैं। गोयलवाड़ी गुजरात की है, सूरत गुजरात की, कच्ची गुजरात की है, झालावाड़ राजस्थान की है। भैंसाना जो है ये जिला है गुजरात में, जहाँ से आपकी अमूल की शुरुआत हुई थी, है ना, तो ये वहाँ है भैंसाना। भैंसाना एक भैंस की भी ब्रीड होती है, भैंस की नस्ल होती है, तो ये उनके लिए ठीक हो गई। और दक्षिणी क्षेत्र में आता है आपका महाराष्ट्र, और आपके वो 4-5 जो स्टेट है साउथ के वो आगे जो है, तो वो हमारे लिए कोई काम की ब्रीड, हमारे काम की वहाँ की नहीं है। इसमें ये उस्मानाबादी जो है ना, ये एमपी में भी लोग इसको पाल देते हैं, क्योंकि एमपी और महाराष्ट्र मिले हुए हैं, जलवायु इनकी दोनों की लगभग मिलती है, तो उस्मानाबादी साइज में भी बड़ी है, इसको लोग पालते हैं। बाकी हमारे और कोई काम की नहीं। अब आ जाओ जी पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में मेन है आपकी ब्लैक बंगाल, गंजाम उड़ीसा की, गंजाम जिला उड़ीसा में, आसाम हिल, ये इसकी तीनों ही बहनें ही समझ लो आप लोग, छोटे साइज की होती हैं और बड़ी काम की होती हैं। ब्लैक बंगाल बकरी आपकी, आप लखनऊ से जैसे पूर्व की ओर चलेंगे
ईस्टर्न यूपी और बिहार की ओर चलेंगे तो आपको फिर वहां से ब्लैक बंगाल, वहां से पूरा ईस्टर्न यूपी बिहार बंगाल आपको वही नजर आएगी सारे। और इसकी खासियत यह है कि 6 महीने में मैच्योर हो जाती है, 11 महीने बच्चे दे देती है। जब तक बाकी बकरियां मैच्योर होती तब तक एक बार वो ब्याह जाती है। इसकी मीट की क्वालिटी सबसे अच्छी, सबसे अच्छी। इसकी चमड़े की क्वालिटी सबसे अच्छी, और इसकी बच्चे देने की क्षमता भी सबसे अच्छी। इसकी खास बात ये तीन इसकी खास बात। छोटी होगी या बड़ी? छोटी होती। देखिए जैसे जैसे आप इधर को चलाएंगे जानवरों का साइज थोड़ा घटता जाता है। बिहार बंगाल में उड़ीसा में आप देखेंगे वहाँ के जानवर जो है आप देखेंगे सारे जानवर छोटे साइज में छोटे होते जाते हैं जलवायु की वजह से। सबसे बड़े जानवर आपको मिलेंगे कहाँ पे? राजस्थान में, पंजाब में। सूखे क्षेत्र इतने होंगे ना, सूखे जलवायु क्षेत्र जो होंगे वो इंसान के लिए और जानवरों के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं स्वास्थ्य के लिए। ये ब्रीड कैलेंडर हो गया। इसमें ये पंजा है, ये आप आएंगे तो देखने को हमारे मिल जाएगी। हमारे पास है 100 करीब पंजा हमने रखी हुई है। यहाँ रखे हैं सर। हाँ, मध्यम आकार की है, देखने में सुंदर होती है, हिरन जैसी होती है। ये सिरोही है, बड़ी बकरी है और मांस के लिए बहुत ही ये फेमस है। पूरी इंडिया में मिलेगी। अब सबसे बड़ा काम तो जमुनापारी का होगा। बिहार में इसका पालन हो सकता है? बिहार में पाल सकते हैं, पालते हैं सर। बकरियों के बच्चों को आपको जाड़े से बचाना है। देखो जाड़े से तो आपको सभी को बचाना है, खुद को बचाना है, जानवरों को भी बचाना है। ठीक है। ये सिरोही हो गई, चितकबरी होती है। ये मांस की काफी डिमांड रहती है इसकी जो है। ये बरबरी है, मध्यम आकार की होती है, देखने में सुंदर होती है। और ये एक ऐसी बकरी है जिसको कि बिना चराई के भी आप बहुत अच्छी तरह से पाल सकते हैं, यानी कि स्टॉल फीडिंग पे भी आप उसको पाल सकते हैं। अब बकरी को चराने से क्या होता है कि एक तो चराने से उसकी खिलाई पिलाई का खर्चा कम हो जाता है, दूसरा उसकी सेहत थोड़ा ठीक रहती है, पाचन तंत्र सही रहता है, और तीसरा उसकी मांस की क्वालिटी अभी अच्छी हो जाती है। और बकरी को आप खड़ा करके पालेंगे तो खिलाई पिलाई का खर्चा बढ़ जाएगा, है ना। तो बरबरी एक ऐसी जिसको कि आप बिना चराई के भी अच्छी तरह से पाल सकते हैं। ये बरबरी है। ये जमुनापारी इसकी बात कर रहे थे। सबसे लंबे कान, सबसे लंबी नाक, काफी बड़े साइज की है। ये बकरा है और बकरी आपको मिल जाएगी कहाँ की बकरी? ये बकरी, ये बीटल पंजाब की, ये भी बड़ी बकरी है, दूध भी ठीक देती है, अच्छा मांस देती है। इसको भी पाला जा सकता है, इसको भी पाला, बीटल को भी पाल सकते हैं हम। तो आप देख लीजिए जो जिसकी आपके इलाके में डिमांड हो। सकल सूरत में लोग सकल सूरत में भी आते हैं ना, हाँ, तो उसका ध्यान, सकल सूरत का ध्यान रखना। खाना तो मांस का ही है, लेकिन सकल सूरत में चाहिए उन्हें जो है। ये नई ब्रीड डेवलप हुई है, रजिस्टर हुई है लास्ट ईयर, सोजत। और ये भी बड़ी बकरी है, मांस के लिए है, और ईद के टाइम में इसकी बड़ी डिमांड होती है। अच्छा, ईद के एक चीज मैं आपको बता दूं, बकरी पालन आप करें तो आप ध्यान रखें कि आपकी जो बकरियों की फसल तैयार हो वो ईद के समय तैयार हो, तो आपको बड़ा अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आप बकरी पालन ईद के जो बकरीद होती है ना उसके टाइम पे करें। फसल को इस तरह से रखें कि आप ईद के टाइम पे आपकी बकरी तैयार हो, अच्छा, तो आपको बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। डिमांड ज्यादा रहती है, देखो सीधी बात है, डिमांड जब ज्यादा रहेगी तो कीमतें बढ़ेंगी उस समय। तो सोजत जो है ईद के टाइम पे, क्योंकि ये सफेद होती है तो ये काफी बिकती है। बीटल हो गई, ये सूरती हो गई सूरत की, इससे मतलब ये ब्लैक बंगाल ये रही, बड़ी छोटी सी बकरी है। ये बच्चा नहीं है, पूरी बड़ी बकरी है ये। गाँव में तो यही है। बिहार में मिलेगी, ईस्टर्न यूपी यहीं से, लखनऊ से आगे शुरू हो जाएगी, पूरे वहां मिलती है। ये उस्मानाबादी है, उस्मानाबाद एक जिला है महाराष्ट्र में, वहां की है, लेकिन ये एमपी तक आपको मिल जाएगी कुछ पे। अब विदेशी भाई साहब, विदेशी वाली बकरी वाले भाई साहब कहाँ गए? हाँ भाई साहब, आप कह रहे थे विदेशी नकली। ये देखिए 1 2 3 4 5 प्रमुख जो नस्लें हैं वो ये है विदेशी नस्लों की, जो इंडिया में भी लाई गई थी, इंडिया में आज भी है। अब मिस इंडिया तो आपने सुन ली। यस सर। अब मिस वर्ल्ड है सानन। मिस वर्ल्ड सानन एक वैली है, वहाँ पे क्या है, आप अगर आप स्विट्जरलैंड गए हो या कभी जाने की पूरा है, कभी जाने का मौका लगे तो पूरा यूरोप जो है ना पहाड़ियों पे बसा हुआ है, समझ रहे हैं आप। रोज वहाँ शाम को रोज बारिश होती है, बड़ी सुंदर जगह है,
ठंडा इलाका है, ठंडा रहता है काफ़ी। तो वहाँ वैलीज में जानवरों को उस पर ना पास्चर्स होते हैं, चरागाह होते हैं, उन्हीं पे गाय बैल भैंस बकरी सब वहीं चरते हैं। भैंस तो वहाँ होती नहीं है। तो जो सानन वैली है उसका नाम हो गया सानन। टोगरमर वैली है तो उसका नाम टोगरम ब्रीड का नाम हो गया। अल्पाइन पूरी आपको मिलेगी, पूरी यूरोप में मिलेगी, है तो लेकिन पूरी यूरोप में आपको मिलेगी ये। तो ये तीनों चारों जो है ये दूध वाली हो गई चारों, ठीक हो गई। सानन और अल्पाइन, सानन तो खास तौर से हो गई, और टोगरमर के अल्पाइन है एंग्लो नुबियन, ठीक है। नुबियन जो है ये अफ्रीका की ब्रीड थी, तो अंग्रेज को ले गए अपने यहाँ क्रॉस करवाया अपनी देसी बकरियों से, और उसका नाम रख दिया उन्होंने एंग्लो यानी अंग्रेज, और नुबियन मतलब अफ्रीका। जैसे एंग्लो इंडियन होते हैं तो ये एंग्लो नुबियन हो गई बकरी जो है। कौन थे वो? टॉम कैल्टर थे। कौन है? टॉम एल्टर थे। टॉम एल्टर थे ना हमारे यहाँ पे एक, नहीं थे? जानते हो ना टॉम एल्टर को? मर गए। नाम सुनिए। अरे फिल्मों में बहुत आते थे। हाँ, टॉम एंड जेरी, टॉम एल्टर फिल्मों में आते थे ना। हॉलीवुड मूवी सर हम लोग कम देखते हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड में थे। हॉलीवुड अपने एंग्लो इंडियन थे वो, आधे देसी आधे विदेशी थे ना। एंग्लो इंडियन मतलब है आधे अच्छा इंडियन और आधे विदेशी, विलायती। अच्छा विलायती। हाँ, अभी भी नेता है। हैं? कौन है? राहुल गांधी, चिराग पासवान। अच्छा, उनकी मम्मी वहाँ की है, बिलायत की है। देखने में एंग्लो इंडियन नहीं लगती, पर पंजाब की है, कुछ भी बोल राहुल गांधी, पहली वाली राहुल की दूसरी वाली की है, 3-4 शादियाँ थी उनकी। राहुल गांधी सर, पंजाब की है ना, तभी तो कह रहा हूँ वो एंग्लो इंडियन नहीं है वो। राहुल गांधी सर, हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलता उसका हूँ। रंग कुंडली कहीं नहीं। अब वो सबको बाहर बोलिए, हमें काम से मतलब। बोर्ड 5वें नंबर पर कौन सी है? बोर्ड। ये जो है मीट के लिए बहुत अच्छी है, साउथ अफ्रीका की, और इंडिया में भी आ गई। बहुत भारी बकरी है। अभी इसके फोटो साइज में होंगे। फोटो कहाँ गए? भारी बकरी अभी तो मालावारी आ गई, ये भी साउथ की आ गई, कोई काम की नहीं है हमारी। कोई ये है सानन है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था 4 दिन पहले। पंजाब में एक फैमिली थी, उनकी 2 लड़कियां थी। ये लड़की बीमार हो गई तो डॉक्टर ने कहा इसको बकरी का दूध पिलाओ। तो उन्होंने बकरी का दूध लगा दिया, कहीं से जुगाड़ करके पिलाने लगे। फिर बाद में उन्हें लगा कि यार बड़ा दिक्कत हो रही है, कौन रोज वहाँ दूध लाए, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, ये ऐसा करते हैं बकरी पाल लेते हैं। तो उन्होंने बकरी पाल ली। तो लड़कियां जो है वो बकरी पालने लगी। अब उनको बकरियों से इतना प्यार हो गया लड़कियों को कि उन्होंने कहा कि उन्होंने 40 बकरियां यूरोप से इंपोर्ट की, और वो उनका दूध का व्यापार कर रही है लड़कियां। छोटी छोटी लड़कियां हैं, ज़्यादा नहीं, 20-25 साल की होंगी। परसों नरसों में रिपोर्ट पढ़ रहा था, 400 रुपये किलो दूध बेच रही है बकरियों। 25-26 साल की लड़कियां हैं। तो उद्यमता में आपसे कह रहा था ना, तो ऐसे देखो बच्चियां थी छोटी छोटी, डॉक्टर ने कह दिया इनको बकरी दूध पिलाओ। वो उनके लिए तो बीमारी उसमें वो साबित हो गई, उनके लिए तो क्या साबित हो गई? वरदान साबित हो गई बीमारी उनके लिए। ना डॉक्टर उनको बकरी दूध के लिए बोलता, ना वो जो अब वो अच्छा खासा मुनाफा कर रही है। ये क्या है सर? ये उनकी ग्लैंड रहती है बकरियों के ना, ग्लैंड रहती है। बकरियों की मिस वर्ल्ड, बड़ी कुंटल की हो जाती है ये मेल है ना सर? ये बोर जो अफ्रीका वाली ना, ये तो अफ्रीका गर्म क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ जो गर्म क्षेत्र वाले हैं वो भी इसको पाल सकते हैं। धोखा तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि पहले नंबर पे हमारे यहाँ संख्या में बात करेंगे भारत में, तो सबसे पहले नंबर पे गाय है, दूसरे नंबर पे बकरी है, तीसरे पे भैंस है, चौथे पे भेड़ है, और फिर तो थोड़े बहुत सुअर हैं, और बाकी कुछ खत्म है। तो ये 4 ही हमारे यहाँ प्रमुख जो है वो ग्राफ देखिए, स्पेसीज मिलती है इंडिया में। और देखिए मैं आपसे कह रहा था ना, तो नस्ल की बात खत्म हो गई, 5 बात बताई थी। दूसरी बात आती है उनकी आवास प्रबंधन, हाउसिंग, कहाँ रखना है उनको, यहाँ रखिए उनको उसमें, और खुद भी यहीं रहिए, न एसी की जरूरत पड़ेगी न पंखे की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये बहन जी के पास ये भूमिहीन है, मेहनती बहुत है, बहुत मेहनती है, बकरी पालन से अपना जीवन यापन कर रही है। अपने परिवार को पाल दिया, बच्चे चले गए शादी होके कहीं चले गए बाहर, और अपना परिवार अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं,
और हमसे जुड़ी हुई है पर बकरी पालन में। तभी तो हम पार्टी दे रहे हैं उनके लिए, जो पानी पिलाने के लिए जानवरों को। ये देखिए बकरी का बाड़ा है, ये बकरी का बाड़ा है, एक पैसा खर्च नहीं किया, सब लकड़ी से और जंगल के किनारे रहते हैं। इनके पास ये खड़े, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, 150 बकरियां हैं और साल में 3 से 4 लाख रुपए नेट इनकम करते हैं बकरियों से, नेट इनकम। मेहनती बहुत है, गाय भी रखी हुई है। ये बकरी का स्टैंड है सर, ये बकरी का फीडर है, इसमें चारा खिलाइए ऊपर, नीचे दाना खिलाइए, डुअल टाइप फीडर हो गया ये, ठीक है। ये हमने जुगाड़ कर रखा है। हमारे पास क्या हो रहा था कि बकरियों बच्चों को निमोनिया हो जा रहा था, ठंड लग जा रही थी, तो जैसे मुर्गियों को बच्चों को रखते हैं अंदर, ऐसे हमने किड्स ब्रूडिंग चेंबर बना दिया, ऊपर से ढक दिया उसे, ठीक है। अब क्या जाड़ों में हम उसको भी, इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी बोरे का पर्दा सिल देते हैं, बांध देते हैं इसमें, ठीक है, बस थोड़ी सी हवा जाने की छोड़ देते हैं। और जब से हमने जुगाड़ बनाया है, 1 हफ्ते तक के बच्चों को यहाँ रखेंगे, फिर अगले और बड़े हो गए उनसे 10 उनको और आगे खिसका जाएंगे, उसमें हमने अंदर 2-2 बांट के तो बल्ब लगा दिए, ज़्यादा ठंड पड़े तो हीटर वगैरह चला देते हैं, तो यहाँ पे हमको रखते हैं। तब से हमारे बच्चों में कोई निमोनिया की शिकायत नहीं आ रही। तो ऐसा कोई जुगाड़ बना लीजिए। हमने ये जब से जुगाड़ बनाया है, देखिए जुगाड़ के भरोसे इंडिया चल रही है, ठीक है। तो बच्चों को ठंड से बचाना है आपको, और ठंड से बचाने के लिए उनको जो है आपको गर्मी से जानवरों को बचाना है, ठंड से बचाना है। बकरियों को ना देखिए, बकरियां बड़ी सफाई पसंद होती हैं। बकरियों को आप कोशिश करिए कि कभी भी जमीन पे न पालें, हमेशा उनके लिए क्या बने, लोहे का नहीं, कंक्रीट का नहीं, लकड़ी के फट्टों का या लकड़ियों का आप उनके लिए प्लेटफॉर्म बना दीजिए, बीच में गैप के रखिए जिससे उनका बलबूत नीचे निकल जाए। बकरियां, उससे क्या रहेगा, आपकी जो टेम्परेचर होती है, सीलन है, परजीवी हैं, उनसे महफूज रहेंगी बकरियां, और आपको उनसे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो हमेशा कोशिश करिए कि 1 फुट का, 1.5 फुट का, 2, जैसा भी आप देख को लगे, उनको ऊपर रखिए हमेशा। नाइट शेल्टर में जहाँ भी रात को बकरियां रखें, ऊंचाई पर रखें। देखिए, गाय और बकरी एक ऐसा जानवर है जो कि कभी भीगे में बैठना पसंद नहीं करते, और सर्दियों में तो भैंस भी और सूअर भी, सबसे गंदा तो सूअर रहता है जैसे कहते हैं, है ना, भैंस भी उसमें लोट पाल लेती है गर्मियों में। लेकिन जाड़ों में हमेशा देखिए, बड़ी पशुपालन में बड़ी छोटी छोटी बातें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें सब जानते हैं, उस पर अगर अमल करेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। अब टाइम कम है, मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताता जिसमें कोई खर्चा नहीं है और बहुत ही फायदा है नहीं। अब आपको भी खाना खाना है, मुझे भी खाना खाने जा रहे हैं, 1:30 बजने वाला होगा, है ना। अब मैं जैसे देखता हूँ कि कुछ लोग जैसे पशुपालन कर रहे हैं, पहाड़ों में मैं पहुँच जाता हूँ, पहाड़ों में होती है गोठ, गौशाला को बोलते हैं, वहाँ गोठ बोलते हैं। तो उसमें क्या है, इतना पानी भरा है, गड्ढे हैं। अब बताइए, जो जानवर, गाय कभी बैठेगी, कभी नहीं बैठेगी, रात भर खड़ी रहेगी, तो सुबह से 10 लीटर दूध देना हो तो 5 लीटर दूध देगी, और कहेंगे कि पड़ोसी नजर लगा दी, पड़ोसी से लट चलाएंगे पड़ोसी पे जो। तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। ताज़ा पानी पिलाने से गर्मियों में बासा पानी ठंडा लगेगा, और जो गर्मियों में बासा पानी हो तो गर्म हो जाएगा। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट लगाया, बच्चों से लगवाया कि भाई जरा इनको ताज़ा पानी पिला के देखो जानवरों को, तो 10 से 20% का इजाफा सिर्फ ताज़ा पानी पिलाने से ही हो गया। ऐसे ही इसका जो बता रहा हूँ आपको, सूखा उनके लिए नीचे सूखा रखेंगे जानवरों के नीचे, तो उसी से आपका 50% फर्क पड़ जाता है। नीचे गड्ढे मड्ढे रखेंगे तो जानवरों को थनैला होगा, गंदा रखेंगे तो जानवर थनैला होगा, जानवरों का थन बेकार हो जाएगा, जानवर बेकार हो जाएगा। तो थनैला जो बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी जानवरों की, और वो इट्स ए डिजीज ऑफ मिसमैनेजमेंट, वो कुप्रबंधन की बीमारी है। तो आप अगर कुप्रबंधन करेंगे, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, कभी वो फायदे, नौकरी तो नौकरी छूट जाएगी, समय पर नहीं जाएंगे, अपने बॉस की जी हजूरी नहीं करेंगे। ये हजूरी से भी नहीं है कि उसकी सब्जी लाना है, उसके कपड़े धोने हैं, उसके जी हजूरी से है कि भाई उसकी आज्ञा का पालन करना है ना, आपको टाइम पे जाना है, टाइम पे जाना है, उसका काम करना है, जो भाई वो अपना घर का थोड़ी काम करवा रहा है, सरकारी काम करवा रहा है, तो वो करना है। खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे, उसमें अगर सुप्रबंधन नहीं बनाएंगे, उसमें कोई खर्चा नहीं है सुप्रबंधन पे। कुप्रबंधन, लापरवाही के चलते कोई धंधा, कोई चीज फायदे में नहीं आ सकती है, ध्यान रखिएगा। और वही
उसी का रॉकेट साइंस मान लो, चाहे उसको पशुपालन मान लो। ठीक है, तो अगली बात आ रही है, ये हाउसिंग का मैंने आपको बताया, ऐसे ही पोषण के बारे में, खिलानी पिलाई के बारे में प्रबंधन का है। बीमारियों को मैंने आपको बताया कि उसमें टीकाकरण, देखिए बीमारियां दो तरह की होती हैं, एक जिनको आप टीके से रोक सकते हैं, जितनी खतरनाक बीमारियां सबके टीके हैं, जिसके जैसे बीमारी का इलाज नहीं है उसके टीके हैं, और जिस बीमारी का जो ऐसी दूसरी बीमारी जिसका इलाज है उसका इलाज करवाइए जो है। बकरी का तो एक बीमारी है पीपीआर बहुत खतरनाक बीमारी है, उसका उसमें जरूर ही उसका हर 3 महीने से बड़ी बकरी का टीकाकरण कर दीजिए। 3 साल में एक बार आपको टीकाकरण करना है, ठीक है, यानी हर चौथे साल पे करना है। चौथे साल में तो बकरी बिक जाती, वैसे नहीं रहती, नहीं एक ही बार करना है, रहेगी तो ठीक रहेगी, और रहेगा तो 3 साल तक कोई दिक्कत ही नहीं है आपके लिए। बकरी की जो प्लेग है, पीपीआर बोलते हैं, बड़ी खतरनाक बीमारी है, उसका टीकाकरण टीके का नाम आता है पीपीआर, बकरी प्लेग, इसमें होगा आगे, इसमें लिखा, मैं दिखा देता हूँ। हमारे पास है ना, हाँ थोड़ा बीमारी का सर बकरी वाला का निकाल के देते हम लोग। हाँ वही जा रहा हूँ, इसमें लिखा है ना वैक्सीनेशन। बकरियों में 2 वैक्सीनेशन ही प्रमुख है, एक तो भाई साहब ने बताया पीपीआर, ठीक है, 3 महीने से जितनी बड़ी बकरियां हैं उनको पीपीआर जो है गाय भैंस में नहीं होती, ये सिर्फ भेड़ में सबसे ज्यादा होती है, बकरी में दूसरे नंबर पर होती है भेड़ में। दूसरी बीमारी है बकरियों में जो होती है, क्या लक्षण है सर पीपीआर का? है पीपीआर का लक्षण कैसे जानेंगे? लक्षण से बुखार आएगा, जुकाम बुखार सा होगा, उसको खाना पीना छोड़ देगी, नाक से पानी आएगा, ठीक है। तो एक तो पीपीआर हो गई, और दूसरी बीमारी उसकी है खुरपका मुंहपका, जो कि सारे जानवर को होती है, वो गाय भैंस भेड़ बकरी सभी को होती है। तो दोनों के टीके आप लगवा दीजिए, तो आपकी बकरियां गाय भैंस सब हो गई, ठीक है। पीपीआर जो है गाय भैंस पे नहीं होती, ये बकरियों की में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये 2 टीके आप लगवा दीजिए, तो आपकी बकरियां जो है वो महफूज है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा टीकाकरण है, लेकिन ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें तो इंपॉर्टेंट है पहले वाला हो गया, खुरपका मुंहपका वाला हो गया, और तीसरा हो गया बकरी प्लेग पीपीआर वाला जो है, ठीक है। तो ये टीकाकरण जो है 2 ही इसमें इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज आपको और बता दूं, ये जो खुरपका मुंहपका और गलघोटू एचएस, इन दोनों की एक कंबाइंड वैक्सीन भी आती है, ठीक है। और उसमें पहली दोनों बीमारियां की एक कंबाइंड वैक्सीन आती है, और उसमें एक बीमारी और होती है लंगड़ी बीक्यू, इन तीनों की एक कंबाइंड वैक्सीन आती है, उसको बोलते हैं ट्राइवैक बोलते हैं, ट्राइवैक आती है। ये रक्षा वाले बनाते हैं, जो इंडियन इम्यूनिकल्स हैदराबाद वाले हैं ये बनाते हैं, उसको सरकारी कंपनी है। तो वो गाय भैंस के लिए लगवा दीजिए, और बकरियों के लिए लगवा दीजिए, और बकरियों के लिए अब गाय भैंस के लिए एक और नई बीमारी आ गई, लंपी का भी टीका लगवा दीजिए। तो 2 उनमें हो जाएंगी, और 2 हो जाएंगी बकरियों में, एफएमडी का हो जाएगा और प्लेग का हो जाएगा। तो 2 टीके गाय भैंस में और 2 टीके इसमें लगवा दीजिए, तो आपकी बकरियां सुरक्षित हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए। अब देखिए समय कम है, जानकारी के लिए तो मैं आपको बकरियों मुर्गियों की गाय भैंस देखिए